हेलो बच्चों, 25 फरवरी का आपका साइंस का एग्जाम है और आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। हम सब ने बहुत मेहनत की है। सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पेपर में पढ़ें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करके ही अटेम्प्ट करें। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं उनके लिख लिख के प्रैक्टिस करें। अभी भी आपके पास 2 दिन है। बायोलॉजी के डायग्राम को प्रॉपर बनाएं, स्पेलिंग का ध्यान रखें और कोशिश करें कि डायग्राम जल्दी से जल्दी यानी कि कम से कम समय में बने और इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। किसी भी न्यूमेरिकल को लगाते समय कैलकुलेशन पर ध्यान दें, उस पर कोई मिस्टेक ना हो, उसकी अभी से प्रैक्टिस कर लें। और कोई भी आंसर आपको देना है तो उसमें यूनिट जरूर लिखें, यूनिट्स का मार्क्स डिटेक्ट होता है, आप ध्यान रखें, केयरफुल रहें। हर क्वेश्चन में जो भी न्यूमेरिकल आया हुआ है उस पर यूनिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन है, उनके लिख लिख के प्रैक्टिस करें और बायोलॉजी के डायग्राम जो होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको बना के उनकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। एक क्विक रिवीजन है, न्यूमेरिकल वाला ये चैप्टर है और इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यूनिट को डिफाइन करना। तो देखिए, यूनिट को डिफाइन करना बहुत ही आसान है, आपको मैंने समझा रखा है। सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 डायोप्टर डिफाइन कीजिए। तो 1 डायोप्टर, इसका मतलब डायोप्टर किसकी यूनिट है? ये पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस के पावर का यूनिट है, ऐसा यूनिट है डायोप्टर। तो इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो P इक्वल टू 1/f होता है। तो जब भी कोई भी यूनिट डिफाइन करते हैं उसमें हम यूनिट यानी कि 1 वैल्यू मान लेते हैं। तो आप बहुत प्यार से इसकी डेफिनेशन को ले सकते हैं कि 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। नाउ इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। Q क्या है? यहाँ पर चार्ज है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? I इक्वल टू Q अपॉन T या Q इज इक्वल टू IT। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस पर आए तो V इक्वल टू W अपॉन Q। याद रखना कि W यहाँ पे वर्क डन है, ठीक है ना, और वर्क डन को एनर्जी के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो V इक्वल टू W अपॉन Q या W इज इक्वल टू V इंटू Q। अगर आपसे एनर्जी पूछा जाता है, आपसे वर्क डन पूछा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, चार्ज गिवन है, तो W इक्वल टू V अपॉन Q का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, V इक्वल टू IR। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय बहुत ही ध्यान रखें, केयरफुल रहें। बहुत से बच्चे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय फॉर्मूले को चेंज नहीं कर पाते, इसलिए अभी से इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करें। V इक्वल टू IR या R इक्वल टू V अपॉन I। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस सीरीज में दे रखे होते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखें कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। सिमिलरली अगर रजिस्टर हमारे पैरेलल में दे रखे हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। याद रखें कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है एंड करंट डिफरेंट होता है। सिमिलरली हीट का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू VIT। दूसरा फॉर्मूला है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। एंड सिमिलरली अगर हम इसको पावर के साथ रिलेट करें तो P इक्वल टू W अपॉन T या P इक्वल टू E अपॉन T। E क्या है? एनर्जी है, कंफ्यूज मत होइएगा। P इक्वल टू W अपॉन T भी बोल सकते हैं। W इक्विवेलेंट टू द एनर्जी होती है तो P इक्वल टू E अपॉन T लिखा जा सकता है या E इक्वल टू PT या E इक्वल टू WT लिख सकते हैं। एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है P इक्वल टू VIR, सॉरी P इक्वल टू VI। नेक्स्ट है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, रेजिस्टेंस के साथ में P इक्वल टू I स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर R, P इक्वल टू I स्क्वायर R। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए जूल्स लॉ कौन है तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT को जूल्स लॉ बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एनर्जी का यूनिट है 1 किलोवाट, R इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। इस डेटा को याद रखें और लास्ट में फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू RA बाई L। R क्या है? रेजिस्टेंस है, A है एरिया एंड L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द कंडक्टर और द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, इसको बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। I यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है जिसकी यूनिट एम्पियर है, Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज है जिसकी यूनिट कूलॉम होती है और T यहाँ पे टाइम है जिसकी यूनिट SI यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलॉम होती है, अभी मैंने बताया आपको। इट इज अ चार्ज कंटेन द, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक कूलॉम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 6 इंटू 10 टू पावर 18
जो एनसीईआरटी है वो 6 इंटू 10⁻18 लिखती है, लेकिन अगर आप 1/1.6 इंटू 10⁻−19 से आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। दोनों ही आंसर राइट हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। अब देखिए फिर से 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो यहाँ पे 1 कूलम मान लेंगे, 1 सेकंड मान लेंगे। डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है, 1 एम्पियर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ अ 1 कूलम अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड में जितना 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जो फ्लो होता है उसी को 1 एम्पियर बोला जाता है। डिफाइन करने का तरीका याद रखिएगा, यूनिट को 1 के साथ जोड़ देना है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है जो सीरीज में कनेक्टेड होती है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है जो रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल कनेक्टेड होती है। अब यहां पे आ जाइए, करंट की डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो करंट की जो डायरेक्शन होती है जिसको कन्वेंशनल डायरेक्शन बोला जाता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो होती है अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन पूछा जाता है तो -2 प्लस होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करना सीख सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। ऐसा यूनिट है वोल्ट। और यहाँ पे 1 वोल्ट डिफाइन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स को डिफाइन करना आना चाहिए, एक क्वेश्चन आपको यूनिट से जरूर मिलेगा। तो 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को 1 पोजीशन से जब अनदर पोजीशन पे लेके आते हैं तो किया गया जो वर्क डन है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सिमिलरली 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहां बना सकते हैं कि 1 जूल वर्क इज डन टू मूव द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। बहुत ध्यान से इसके डेफिनेशन को पढ़ें। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर से मेजर करते हैं, हमेशा रजिस्टर के अक्रॉस लगाया जाता है वोल्टमीटर। चलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट को उसको बोलेंगे जो कॉन्टिन्यूअस पाथ हो और क्लोज्ड पाथ हो, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस है बैटरी से कनेक्टेड जो सर्किट बनेगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, उसी को इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिखा रखा है मैंने। ठीक है, ये आपका एक सेल लगा हुआ है, दिस इज द सेल। इसका नेगेटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है, बड़ा वाला जो डंडा होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये मैंने एक बल्ब लगा रखा है जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए हमेशा एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और सेल और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। सीरीज में कनेक्ट करते हैं, करंट को मेजर करने की ये डिवाइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंबल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिस इज द सेल, ये सेल है, और जैसे ही सेल का कॉम्बिनेशन बनेगा ये बैटरी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए ये की होती है, ये ओपन की है और ये क्लोज की है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस के डायग्राम से तो आप फैमिलियर हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। और ये जो डायग्राम होता है इस तरीके के दोनों डायग्राम, ये रियोस्टेट होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है। रेजिस्टेंस को बढ़ाया या घटाने के लिए यूज किया जाता है। ये एमीटर का सिंबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। याद रखें कि बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव एमीटर के नेगेटिव से। सिमिलरली वोल्टमीटर का ये सिंबल दे रखा है, कनेक्शन बिल्कुल सेम होते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो जाते हैं। ये दो डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं, बात करते हैं। इस डायग्राम को मैं स्किप करता हूं, ये काम का नहीं है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर सच टाइप्स ऑफ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है और डायरेक्शन भी बताता है। आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ। निश्चित इस पे क्वेश्चन आना है। ओम्स लॉ क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। स्टूडेंट्स क्या लिखे हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन है। थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना सीखें। ओम्स लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट होता है। इस तरीके से प्रॉपर डेफिनेशन लिखें। सीबीएसई लिखे हुए जितना बेटर वे में लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स आपको देगी। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली देखें तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं
I प्रोपोर्शनल टू V होता है, I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I। इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट फ्लो होता जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द R। यही R आपका रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। और इसका अगर हम डायग्राम देखें तो आप डायग्राम देखेंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वर्सेस ग्राफ है, V वर्सेस I, और ये जो हमारा स्लोप दिखा रहा है, ठीक है, इस स्लोप को रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें लगभग 3 स्लोप्स दिखा देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैंने आपको बता रखा है कि जिसका थीटा बड़ा होगा, जब ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में है, जिसका थीटा बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बोला जाए कि ये A और इधर पे C बोल दिया जाए, तो A दिस इज द B, दिस इज द C, पॉइंटर के थ्रू देखें तो A का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, C का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, ठीक है। अगर IV ग्राफ दे रखा है तो जिसका थीटा छोटा होता है उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, जिसका थीटा छोटा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, जिसका थीटा बड़ा, अगर VI ग्राफ है उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। अगर IV ग्राफ खींचा जाता है तो जिसका थीटा छोटा होता है उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। ये ओम्स लॉ है, V इक्वल टू IR। अब V इक्वल टू IR पढ़ने के बाद रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, यानी करंट को खाने का काम जो होता है वो रेजिस्टेंस का होता है। R इक्वल टू V अपॉन I। SI यूनिट ओम्स, 1 ओम को डिफाइन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द वायर इज 1 वोल्ट, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ R इज 1 ओम। ये 1 ओम की डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। आगे चलते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर इज इनवर्सली, अगर आपसे पूछा जाए करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है तो फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, I V अपॉन R, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा। द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं तो करंट क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। इसको रिलेट कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर इफेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर के थ्रू निकाला जाता है, और मटेरियल ऑफ कंडक्टर यानी कि जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको मैथमेटिकली चेक करें। R प्रोपोर्शनल टू L है, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A हो गया, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड द रो, इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक कुछ नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था पूरे स्कूल में गर्मी रेजिस्टेंस, कमरे में गर्मी है तो रेजिस्टिविटी कहलाती है। रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनली कॉल्ड इज द रेजिस्टिविटी। द SI यूनिट और रेजिस्टिविटी ध्यान रखिएगा ओम मीटर है, ठीक है ना। और ये कुछ एग्जांपल मैंने रेजिस्टिविटी के दे रखे हैं। कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है 10 टू पावर -8 ओम मीटर होता है, और इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है 10 टू पावर 12 ओम मीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्स इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आएगा। अभी आप देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं। जब करंट का डायरेक्शन चेंज ना हो तो इसका मतलब क्या है, यानी करंट डिवाइड ना हो रहा हो, तो वो जो सर्किट होता है वो सीरीज का कहलाता है। यहां से देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और करंट निकलने के बाद में ये देखिए सीधा पास होता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। यहाँ वोल्ट मीटर को हमने A और B टर्मिनल में कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि तीनों के इक्विवेलेंट को ये मेजर करेगा। अगर वोल्ट मीटर को R2 और R3 के बीच में कनेक्ट कर देते तो ये R2 और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता। अगर इस वोल्ट मीटर का ये वाला टर्मिनल मैं यहाँ पे R3 के बगल में लगा देता तो केवल R3 के पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता। याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और एमीटर जो होता है वो करंट मेजर करके आपको बताता है। और कनेक्शन वही है, एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, और एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। देखिए ये नेगेटिव है, यहां से इसके नेगेटिव टर्मिनल हो रहा है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं।
चलिए बात करते हैं डेरिवेशन पर। द करंट इन ऑल रजिस्टर्स, सेम करंट क्या होगा सीरीज में, सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा, और जो रेजिस्टेंस होगा उसका सीरीज का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक बार इसके डेरिवेशन को भी देख सकते हैं। ये सीरीज का डायग्राम दे रखा है और ये इक्विवेलेंट दे रखा है अपन ने, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3 और पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2 एंड V3। तो अब देखिए यहाँ पर हम करंट निकाल सकते हैं इस जगह पे कि करंट की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर मैं इस जगह पे करंट की वैल्यू निकालूं तो आप लिख सकते हैं I अपॉन R1। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालूं तो I अपॉन R1, V2 की वैल्यू I अपॉन R2 एंड V3 की वैल्यू I अपॉन R3। तीनों की वैल्यू यहां पर लगाएंगे और तीनों की वैल्यू लगाने के बाद में आप देखेंगे कि IR इक्वल टू ये यहां पे डायग्राम में लगता है इन्होंने पैरेलल का समझा रखा है, V अपॉन IR 1। चलिए मैं आपको बता देता हूं V इक्वल टू IR, यहां पे आ जाएगा IR1, यहां पे आ जाएगा IR2, यहां पे आ जाएगा IR3, I से I कैंसिल हो जाएंगे और आपका फॉर्मूला बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर ये पैरेलल का डायग्राम दे रखा है, पैरेलल में आ जाए इस जगह पर। तो पैरेलल में देखिए क्या होता है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। आपने नोट्स में इसके डायग्राम को प्रॉपर्ली देखें और जो इक्वेशन बनेगी यहां पर वो बनेगी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू आप निकालेंगे यहां पर V अपॉन R1 और I1 की जो वैल्यू निकालेंगे वो लिखेंगे आप V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V से V दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। बहुत ध्यान से इसके डेरिवेशन को करना है और नोट्स पे ध्यान देना है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखिए यहां पे इसका दिखा रखा है, हाँ जी ठीक है। रेजिस्टेंस में देखिए करंट डिफरेंट है तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने समझ लिया कि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको अच्छे से ट्राई करने हैं जो आपके नोटबुक में दे रखे हैं। अब आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। दोनों में देखिए कंफ्यूजन होता है इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझना है। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहां भी एनर्जी होगी उसकी SI यूनिट जूल होगी। तो एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो डेफिनेशन को आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। यहां पे देखिए V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, W इक्वल टू Q इंटू V होता है। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द चार्ज फ्लोइंग इन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू Q इंटू V। I की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू T होती है। तो Q क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू लगाएंगे और V इक्वल टू IR। तो यहां पे देखिए वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा I स्क्वायर RT, ठीक है, जिसकी SI यूनिट क्या होती है, जूल। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल टू W अपॉन T। डेफिनेशन भी फॉर्मूले से समझेंगे, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। तो P इक्वल टू W अपॉन T, W हमने निकाला हुआ था I स्क्वायर RT, T से T कैंसिल हो जाएगा और P का फॉर्मूला निकल के आएगा I स्क्वायर R। यानी कि ये वाला जो T है T से T कैंसिल हो रहा है और पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए I स्क्वायर R। इसी तरीके के पावर के कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं। P इक्वल टू VI होता है, P इक्वल टू W अपॉन T होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर R भी होता है, V स्क्वायर अपॉन R। ऐसा यूनिट पावर की वॉट। अच्छा अब यहां पे देखें 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे। 1 वॉट इज द पावर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। यानी कि 1 वॉट क्या होता है, यानी कि 1 एम्पियर करंट जब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है 1 वॉट। अच्छा
1000 वॉट के बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आर जो हो गया ये एनर्जी हो गई स्टूडेंट्स। तो 100 वॉट इंटू दिस, और ये डेटा आपको याद रखना है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। देखिए पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव पावर मत लगा देना, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ठीक है ना, ये कॉमर्शियल यूनिट होती है, इसको कॉमर्शियल यूनिट भी बोला जाता है। 1 किलोवाट आर बहुत पूछा गया एग्जाम में। 1 किलोवाट पावर इज कंज्यूम व्हेन द 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड इन 1 आवर। डेफिनेशन याद रखिएगा इसकी कॉमर्शियल पावर की। 1 किलोवाट आवर इज अ पावर कंज्यूम व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड इन 1 आवर। एक घंटे में 1 वाट पावर जो यूज होती है उसी को 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट हमारा लास्ट पोर्शन रह गया है इसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब देखिए जिस तरीके से अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था उसी तरीके से यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट को समझेंगे। W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी था, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है। W का फॉर्मूला लगाएंगे आएंगे Q इंटू वी, Q अपॉन V, Q अपॉन T होता है I। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया P इक्वल टू वी आई। इस फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूले को रिलेट करना जरूर आना चाहिए। हीट एनर्जी क्या होगी P इंटू टी, यानी कि पावर में अगर हम टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। कोई भी पावर का फॉर्मूला लीजिए उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे P इक्वल टू वी आई होता है पावर, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू वी आई टी हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अगर इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, अगर इसमें हम W इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी कर देंगे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको जूल्स लॉ बोलते हैं। सीबीएसई कभी कभी पूछ लेती है ऐसे क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच।